तो क्लास 12 की आज हम लोग वीडियो नंबर 7 पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत, जिसमें आज हम लोग मैं सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पाठ्यनिहित प्रश्न इन टेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग हल करते हैं। प्रश्न 12.1 यानी 12वां पाठ के पहला प्रश्न है कि निम्न यौगिकों की संरचना लिखना है, जिसमें आपका पहला दिया है कि अल्फा मेथॉक्सी प्रोपेन एल्डिहाइड, दूसरा आपका है 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल, तीसरा है 2 हाइड्रॉक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, चौथा है ऑक्सी पेंटेनॉल, पांचवा है डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन और 6 नंबर है 4 या 4 क्लोरो एसिटोफिनोल। तो आइए हम संरचना बनाते हैं। पहला जो है अल्फा मेथॉक्सी प्रोपेन एल्डिहाइड। सुनो, पहला बात है ना प्रोपेन। देखिए प्रोपेन एल्डिहाइड कहता है तो प्रोपेन का मतलब होता है कि हमें 3 कार्बन है। तो देखिए CH3 CH, यहाँ पर OCH3 फिर CHO, तो ये 1 2 3 तो प्रोपेन एल्डिहाइड हो जाएगा। और जब अल्फ़ा की बात कर रहा है कि अल्फ़ा मेथॉक्सी, देखिए तो ये कार्बन 1 है ना और ये अल्फ़ा होता है, इसीलिए अल्फ़ा मेथॉक्सी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पर एल्डिहाइड होता है। दूसरा है कहता है कि 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल। जब ब्यूटेनॉल है तो 4 कार्बन आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए ब्यूटेनॉल तो 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर 3 पर जो है हाइड्रॉक्सी दिखा रहा है, तो आपको याद होगा कि जिधर CHO होता है, जैसे क्रियात्मक समुदाय से काउंट करते हैं, तो एक कार्बन यहाँ पर, ये दूसरा, ये तीसरा, इसलिए 3 हाइड्रॉक्सी लिख देते हैं, ठीक है। और 3 नंबर देखते हैं कि कहता है कि 2 हाइड्रॉक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। देखिए पेंटेन कहाँ है, तो साइक्लोपेंटेन है ना, तो पहले 5 तो बना लीजिए, 1 2 3 4 5। अब देखिए पहले इसमें क्या कहता है, 2 हाइड्रॉक्सी यानी 2 पर हाइड्रॉक्सी। चलिए यहाँ पर अगर CHO लिखते हैं ना, तो ये कार्बल्डिहाइड हो गया 1 2 और 2 पर हाइड्रॉक्सी आ जाएगा। आपको कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। 4 नंबर है 4 ऑक्सी पेंटेनॉल। पेंटेनॉल का मतलब होता है कि 5 इसमें कार्बन रहेगा, तो 1 2 3 4 5 यानी CH3 CH2 CH2 CHO, तो ये पेंटेनॉल हो जाएगा। अच्छा, 5वां नंबर आप देख रहे हैं ना 4 डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। कीटोन की बात करता है, ब्यूटिल कहता है ना, तो 4 कार्बन होना चाहिए। देखिए जैसे कहा 1 2 3 और यहाँ पर 4 ब्यूटिल और कीटोन, और जैसे कहा वैसे आप बना देंगे, ठीक है। उसके बाद से जो आपका नेक्स्ट है कहता है कि 5वां 4 क्लोरो एसिटोफिनोल। क्लोरो एसिटोफिनोल, तो यहाँ पर Cl रहेगा, ठीक है ना। 4 Cl क्यों लिखते हैं, क्योंकि आज काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 4 क्लोरो, और इसके लिए तो भाई आप फिनोल लिखते हैं, और एसिटो इसके लिए लिखते हैं COCH3। तो पहला जो आपका है उसको आप लिख ही सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछिए दोबारा। कहता है निम्न अभिक्रियाओं के उत्पाद की संरचना लिखिए। देखिए अभिक्रिया दिया है, जो उत्पाद बनेगा उसकी संरचना हम लोग को लिखना है। तो क्या दिया है, ये देखिए बेंजीन है और इसके साथ क्या जुड़ा है C2H5COCl, यानी ये आपका एसिल क्लोराइड के रूप में है। जब क्रिया निर्जर एल्युमिनियम क्लोराइड और कैल्शियम डाइसल्फाइड के साथ कराते हैं, ये भी रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। यदि NCERT किताब अपने पास आप रखेंगे, क्वेश्चन देखते रहिएगा। तो आइए देखिए, हम लोग दी गई अभिक्रिया को उत्पाद जो रिएक्शन के बाद बनता है, तो पहला में ये बनेगा बेंजीन, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फिर C2H5, जिसको हम लोग चाहे तो कह सकते हैं बेंजोफिनोल, इसका नाम होगा। दूसरा में देख रहे हैं बेंजीन है CH2COCH3 आपका है, ये भी बता सकते हैं। तीसरा में CH3 C, डबल बॉन्ड O, C, सिंगल बॉन्ड CH3, और चौथा में OCHO और बेंजीन, फिर NO2, जिसको हम लोग 1 2 3 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड कहते हैं, ये भी बता सकते हैं आप यहाँ पर। तो देखिए जो उत्पाद होता है ना, उत्पाद कोई पूछता है किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो जिसका निर्माण होता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं हम लोग। तो 3 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है।
कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको याद होगा क्वथनांक किससे कहते हैं, यानी जब क्वथनांक की बात करता है तो आप कह सकते हैं कि वह निश्चित ताप जिस पर जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो गैस में बदल जाता है, उसी को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर जब किसी द्रव को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, वह गैस में बदल जाता है तो उसे क्वथनांक। तो कहता है निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। CH3 CHO CH3 CH2OH CH3O CH3 फिर CH3 CH2 CH3। देखिए बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले देखिए सबसे अधिक क्वथनांक आज जरूर याद रखिएगा एल्कोहल का होता है। सबसे अधिक क्वथनांक एल्कोहल का, उससे कम एल्डिहाइड का, उससे कम कीटोन का, उससे कम जो होता है आपका कीटोन होगा तो कीटोन का, नहीं तो आपका जो एल्काक्सी होता है, ईथर जो होता है उसका, ईथर का मतलब होता है बीच में होगा उसका, सबसे कम एल्केन का होता है। देखो तो इसमें सबसे अधिक क्वथनांक बढ़ते हुए क्रम में तो सबसे कम वाला एल्केन का है, उससे अधिक ईथर वाला का है क्योंकि इसमें ओ आया देख रहे हैं, उससे अधिक एल्डिहाइड का है, सबसे अधिक आपका एल्कोहल का है, ये बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका है ना, निम्नलिखित यौगिकों के नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं में उनकी बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए आप पढ़े थे ना, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया के उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। जो बढ़ता हुआ क्रम है उसमें इसको सजा करके लिखना है। देखिए एथेनॉल दिया है, एथेनॉल का मतलब 2 कार्बन है। प्रोपेनॉल दिया है, इसमें आपके जो है 3 कार्बन है। प्रोपेनोन दिया कीटोन का है 3 कार्बन। ब्यूटेनोन दिया है, ये भी आपका है। तो देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ कि त्रिविम प्रभाव इलेक्ट्रॉन प्रभाव को ध्यान में रखें तो सबसे अधिक एथेनॉल होगा, 2 कार्बन, सबसे अधिक क्रियाशीलता इसकी होगी। इससे कम प्रोपेनॉन की, उससे कम प्रोपेनॉल की, सबसे कम ब्यूटेनॉन की होगी। ठीक है ना, यानी जिसमें कार्बन की संख्या जितने कम रहती है उसकी क्रियाशीलता उतने अधिक होती है। तो एथेनॉल है, इसमें 2 ही कार्बन होता है तो इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। प्रोपेनॉन है तो 3 कार्बन, तो उसकी तनी थोड़ा सा और अधिक होगी। उससे कम प्रोपेनॉल का, उससे सबसे कम ब्यूटेनॉन का होता है। इसमें देखिए बेंजिल्डिहाइड दिया है यानी बेंजीन है, पी टाली एल्डिहाइड दिया है, पी नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड दिया है, एसीटोफिनोन दिया है, तो इसको भी देखते हैं हम। तो इसमें भी देखिए सबसे कम जो होगा एसीटोफिनोन का होगा, उससे अधिक पी टाली एल्डिहाइड का होगा, उससे अधिक बेंजिल्डिहाइड का होगा, उससे अधिक पी नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड का होगा। ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट के पास चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पादों को पहचानें। जो अभिक्रिया है उसके उत्पाद को पहचानना है। ये देखिए ईथर है, एसाइक्लो है और इसके साथ HONH2 के साथ क्रिया कराया गया है, और फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है। उत्पाद का नाम लिखना है, तो देखिए हम बताते हैं इसके उत्पाद के क्या क्या नाम होंगे। तो पहला में तो होगा ये जो है 1 2 3 4 5 साइक्लो पेंटेन, और फिर डबल बॉन्ड एन, फिर सिंगल बॉन्ड OH, और इसका देखिए साइक्लोहेक्सेन, फिर एन, फिर NH, फिर बेंजीन है NO2, फिर NO2 आपका है। और तीसरा नंबर आप देख ही रहे हैं R है, CH है, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड N2H, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर NH2। 4 नंबर है बेंजीन है, इसके साथ CH3N, ये सब आपका दिया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 के पास चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों के IPAC नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर लिखा गया है PH CH2 CH2 COOH। तो इसका IPAC नाम अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे हम लोग लिखेंगे। देखिए 3 फेनिल प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 कार्बन हो रहे हैं इसलिए, तो 3 प्रोपेनोइक अम्ल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 3 फेनिल, ये PH का मतलब होता है फेनिल प्रोपेनोइक अम्ल। दूसरा में आप देख रहे हैं CH3 का ट्वाइस, फिर CH3OOH, ये तो ऐसे ही नजर आता है कार्बोक्सिलिक का। तो 3 मेथिल ब्यूट 2 ओइक अम्ल लिख देंगे। ठीक है, 2 मेथिल ब्यूट 3 मेथिल ब्यूट 2 ओइक अम्ल लिख देंगे। अच्छा तीसरा नंबर है ना, ये देखिए साइक्लो के रूप में दिया है, फिर CH
3HCOOH, तो इसका नाम तो 1 2 2 मेथिल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। 2 देखिए आप काउंट करिए ना, 1 2 है ना, तो 2 मेथिल साइक्लो, इसके लिए साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। अच्छा चलिए 4 नंबर भी देख लेते हैं। देखिए ये बनाया है बेंजीन किस तरह से, 1 2 3 4 5, तो लिखिएगा यहाँ पर कामा करके अगर काउंट करना चाहते हैं तो 1 2 2 3 4, यानी 2 4 6, 2 यहाँ पर एक छूट गया, 2 लिखिएगा, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, तब आप बेंजोइक अम्ल लिख देंगे। देखिए काउंट जब भी करिएगा ना, तो जो क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक है वहाँ से तो काउंट किया जाता है, लेकिन ये 1, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो एक तो 2 पर NO2 जीटा है, एक 4 पे NO2 जीटा है, एक 6 पे NO2 जीटा है, तो इसलिए हमने लिखा है 2 4 6, 3 को मानो ना NO2, तो ट्राई नाइट्रो, और तब हम लोग बेंजोइक अम्ल लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 के पास चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ यौगिक दिया गया है और इस यौगिक से हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित को आप कैसे बेंजोइक अम्ल प्राप्त करेंगे। एक बार है एथिल बेंजीन से आपको बेंजोइक अम्ल बनाना है, और एक बार एसीटोफिनोन से हमें बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो 2 तो ऐसे ही नजर आता है, तो देखते हैं कैसे हम इसको, आइए। हालांकि इसमें क्वेश्चन 4 दिया गया है। एक है आपका ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन से भी हमें बेंजोइक अम्ल बनाना है। फेनिल एथिल, या इसी को एस्टारीन कहते हैं, इससे भी बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो पहले एथिल बेंजीन से बेंजोइक अम्ल, देखिए एथिल बेंजीन का मतलब होता है बेंजीन रहेगा, इसके साथ एथिल CH2 CH3, तो एथिल बेंजीन है। हमें देखिए एक बात है ना, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो बेंजीन और COO बनेगा। पोटेशियम बेंजोनोएट इसको कहेंगे हम लोग। फिर H3O धनायन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो बेंजीन COOH, जहाँ देखिएगा, तो बेंजोइक अम्ल आपका बन जाएगा। उसके बाद से दूसरा है एसीटोफिनोन से बेंजोइक अम्ल आपको बनाना है, तो एसीटोफिनोन का बेंजीन रहेगा COCH3 रहेगा, इसका नाम होगा एसीटोफिनोन। पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम बेंजोनेट बनता है, और फिर H3O प्लस की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये बेंजीन और COOH का निर्माण बेंजोइक अम्ल बन गया। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट जो तीसरा आप देख रहे हैं, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाना है, तो बेंजीन रहेगा, इसके साथ आपका ब्रोमो रहेगा, और आप यहाँ पर मैग्नीशियम और ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। देखिए बेंजीन MgBr बनेगा, इसको फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहते हैं, याद रखते हैं हम। फिर इसकी क्रिया आगे कराते हैं तो नेक्स्ट तो आपका ये बेंजीन है C++O MgBr, और फिर जल में इसको घोलते हैं तो हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक और आपका था, उसको भी देख लेते हैं। कहता है कि फिनाइल एथीन या एस्टारिन से बेंजोइक अम्ल का मतलब ही होता है कि बेंजीन रहेगा, उसके साथ COOH जुड़ा रहता है। तो एस्टारिन से कैसे हम लोग बेंजोइक अम्ल बनाते हैं इसको भी देखते हैं। तो देखिए यह है एस्टारिन, बेंजीन रहेगा, इसके साथ CH फिर CH2 और KMnO2 और KOH की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो पोटेशियम बेंजोनेट बनेगा, बेंजीन COO, फिर जल में इसको घोल देंगे। भाई हमें यह चाहिए क्योंकि K है तो K हटेगा, यह चाहिए, तो जल में जब घोल देंगे तो बेंजीन और COOH बेंजोइक अम्ल आपको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 8 के पास हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न 12.8 है, नीचे प्रदर्शित अम्लों के प्रत्येक युग में कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है। ये दो अम्ल दिए गए हैं, कौन सबसे अधिक प्रबल है उसी को हमें बताना है कि कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है। तो देखिए ज़रा यहाँ पर लिखा गया है, पहला CH3CO का ट्वाइस H यानी CO2H, और फिर CH2F CO2H। तो देखिए जिसमें F आ गया, क्योंकि F अधिक क्रियाशील होता है C की तुलना में यहाँ पर, तो इसलिए F जो होगा अधिक
ये सेकेंड वाला अधिक प्रबल होगा। CH2F CH2 ये है और CH2Cl ये है। फिर जो F है फ्लोरीन बहुत अधिक क्रियाशील होता है तो इसको आप कर देंगे। फिर CH2F CH2 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 और यहाँ भी F दिया गया है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो F है तीसरा नंबर पर, यहाँ पर दूसरा नंबर पर, तो जो बीच वाला होगा वह अधिक क्रियाशील होगा तीसरा नंबर। ठीक है। 4 नंबर में आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये जो दिया गया है F3C माने F3C बेंजीन है COOH तो H3, तो भाई यहाँ पर H3 है, यहाँ पर F है, तो F वाला अधिक क्रियाशील होगा। यानी इस पूरे क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि जो F है, जो फ्लोरीन है, वह बहुत अधिक क्रियाशील है, इसीलिए हम लोग देख करके पहचान सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पाठनीय प्रश्न को आज ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो अभ्यास प्रश्न को पढ़ेंगे। धन्यवाद।